नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना चैनल नॉट ओनली फॉर एस्ट्रो लेकर। दोस्तों, इस चैनल में मैंने आपके साथ भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। अभी तक हम लोग लगभग मोस्टली पार्ट कवर कर चुके हैं भारत और भारत के संवैधानिक इतिहास विकास तक पहुंच गए हैं। ठीक है, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, ये यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। इसके आगे हम लोग इसी के एक सब पार्ट का अध्ययन करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत के संविधान का विकास किन किन चरणों में होकर गुजरा। इसके लिए हम कुछ टॉपिक्स आज देखेंगे। और देखिए, भारत के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जब हम अधिनियमों की बात करते हैं, एक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के एक्ट हमारे सामने आते हैं, कंपनी के शासनाधीन अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। कंपनी के शासनाधीन मतलब कंपनी के शासन के दौरान 1773 से लगभग 1773 से अधिनियम पारित होना शुरू हुए और जब तक कंपनी का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1857-1858 तक ये अधिनियम पारित होते रहे। इसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन का ताज का शासन शुरू होता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से, तब ब्रिटिश ताज के, इसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम पारित होते हैं 1861 से। पहला अधिनियम जो था भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आज हम कंपनी के शासनाधीन जो जो अधिनियम और एक्ट थे उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन भारत पर था तब 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित होता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना और कंपनी में जो कुप्रशासन व्याप्त हो गया था उसको दूर करना। ठीक है, मतलब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो भारत में शासन कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और उसका शासन ठीक नहीं चल रहा था। तो उसके दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों, देखेंगे। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उसको कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो पहले बंगाल के गवर्नर का पद था उसको ख़त्म करके क्या किस पद, कौन सा पद शुरू कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, 1773-74 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। तो उन्हीं को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया अंग्रेजी क्षेत्रों का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि
बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर ये पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उन्हीं को अंतिम जो गवर्नर थे उनको, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर पद से गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ठीक है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, इसके प्रमुख प्रावधान देखेंगे। 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई। ठीक है। और कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति शामिल कर दी गई। ठीक है। मतलब देखिए, कंपनी के जो भी मामले थे, व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले, उसमें ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में वृद्धि हो गई इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और कंपनी के व्यापार में भी कौन सी हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है। मतलब हस्तक्षेप ना करना, हस्तक्षेप ना करना। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है। मतलब व्यापार की नीतियों को अलग, राजनीतिक नीतियों को अलग, व्यापारिक कार्यों को अलग और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। मतलब 1786 अधिनियम में 1786 का जो अधिनियम था कंपनी के शासन के दौरान, उसमें ये प्रावधान लाया गया कि गवर्नर जनरल को ये विशेषाधिकार दिया जाता है कि वो परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णयों को लागू करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। इस एक्ट के दौरान क्या कहा गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापार पर जो अपना एकमात्र अधिकार रखती थी, अपना ही अधिकार रखती थी, एकाधिकार अपना रखती थी, वो समाप्त हो गया केवल चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, चाय और चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था उसको छोड़कर कंपनी का सारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय के साथ मतलब जो चाय एक्सपोर्ट करते थे, चाय बाहर भेजते थे और मंगाते थे, उसमें व्यापार, और चीन देश के साथ जो व्यापार होता था उन दोनों व्यापारों को छोड़कर और सारे व्यापारिक एकाधिकारों पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। और कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा गया कि आप अगले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों और वहाँ के राजस्व पर नियंत्रण रख सकते हैं। और इसी चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही प्रथम बार शिक्षा पर भी खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, और क्या कहा गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। कौन से एक्ट के तहत?
1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार सभी मामलों में समाप्त हो गया और 20 वर्षों के लिए उसको राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार और भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। और प्रथम बार शिक्षा पर भी खर्च किया गया इस एक्ट के तहत। 1 लाख रुपए का हर वर्ष बजट बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 13 में 20 वर्ष जोड़े 1813 में कितना आता है, 1833 आता है। तो अगले 20 वर्ष बाद फिर से एक एक्ट लाया गया 1813 के बाद 1833 का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833। इसमें कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में चाय के साथ व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था, इन दोनों को समाप्त नहीं किया गया था। और लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि सारे एकाधिकार, सारे वाणिज्यिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी को किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार नहीं था और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दे दिया गया। मतलब कंपनी केवल राजनीति ही कर सकती थी, राजनीतिक कार्य ही कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, और आगे याद रखेंगे इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उन्हीं को जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसी को भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो इस पद पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए ब्रिटिश भारत के। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स और ये अंतिम गवर्नर बने और बंगाल के अंग्रेज क्षेत्रों के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे प्रथम और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और वही भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक याद रखेंगे दोस्तों। और इनको इस एक्ट में और क्या प्रावधान किया गया कि कानून बनाने के लिए एक कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। एक कानूनी सदस्य को, या इसको विधि सदस्य का नाम दिया गया। विधि मतलब होता है कानून। तो एक कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में शामिल किया गया। और लॉर्ड मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य थे दोस्तों। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है सबसे पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार इनको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 साल जोड़ेंगे तो 1833 में 20 साल जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1853। देखिए अब 20 साल बाद एक्ट पारित हो रहे हैं। पहले 1813 में हुआ, फिर 1833 में, अब 1853 में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निर्धारित किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निर्धारित होता है, निश्चित कर दिया जाता है सरकार द्वारा। और ये धन कौन देता है? ये धन कंपनी देगी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ये धन देगी। और
ये धन वेतन के रूप में किसको दिया जाएगा? नियंत्रण बोर्ड के और उसके पदाधिकारियों को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्टरों की संख्या कितनी थी, याद रखेंगे दोस्तों, पहले 24 थी, अब 24 से घटकर कितनी कर दी गई 1853 चार्टर एक्ट के दौरान? 18 कर दी गई। ठीक है, 24 से घटाकर 18 कर दी गई चार्टर एक्ट 1853 में। और इस 18 में से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत थे। ये 18 में से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 18 में से 6 सदस्य क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत होते हैं, ब्रिटिश राज गद्दी द्वारा। ठीक है, अब देखिए कंपनी पर यहाँ पर अब जो है पीछे से क्राउन शासन कर रहा था ना, ब्रिटिश ताज शासन कर रहा था, ब्रिटिश के राजा महाराजा शासन कर रहे थे। तो वो क्राउन जो ब्रिटिश राज जो शाही थी वो 6 सदस्यों को मनोनीत करती है 18 में से, बाकी 12 जो होते हैं वो कंपनी द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए दोस्तों, 1853 के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है भारतीय इतिहास में, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो इसमें अंग्रेजी सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो हिल जाती है, और मतलब ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश ताज को ये लगने लगता है कि कंपनी अब ये भारत की व्यवस्था नहीं संभलेगी। तो ब्रिटिश ताज क्या करता है, ब्रिटिश राज जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो अपने हाथ में ले लेती है भारत की सत्ता। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या सबसे बड़ा प्रावधान था कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दिया जाता है। ब्रिटिश राज मुकुट मतलब ब्रिटिश के राजा, ब्रिटिश की रानी, ब्रिटेन की रानी अब भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेती हैं और भारत की सत्ता चलाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत एक भारत सचिव का पद बनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। और इसमें क्या भारत सचिव को किसके किसके अधिकार दिए गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को दिए गए। ठीक है, अब भारत सचिव को मतलब एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का, और भारत के गवर्नर जनरल का एक पद था ही। तो अब इस भारत के गवर्नर जनरल को एक नया नाम दे दिया गया, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल को नाम दे दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन था? यहाँ पे थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाएंगे और भारत के प्रथम वायसराय कहे जाएंगे। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये जो वायसराय था ये क्या था? ये भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। मतलब जो ब्रिटिश राजमुकुट, ब्रिटिश राज सरकार जो थी वो उसका प्रतिनिधि के रूप में ये काम करता था। वायसराय काम करता था, ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। और भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दोनों के समस्त अधिकार दिए गए।
भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज हमारी वीडियो, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन शुरू किया है, और इसके अंतर्गत हमने कंपनी के शासनाधीन जितने अधिनियम थे, एक्ट थे, वो पढ़े। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, और भारत सरकार अधिनियम 1858। इतने कंपनी के शासनाधीन अधिनियम पारित माने जाते हैं। इसके बाद अपनी अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जितने भी अधिनियम पारित हुए उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।